नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। मंगलवार 5 बजे राजभवन से एक तस्वीर आई और ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सेना के नए सिपाही कौन कौन होंगे। जी हाँ, जिस बात को लेकर सस्पेंस था उसका खुलासा हो गया और मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन मंत्री बना ये सबके सामने आ गया। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान, रालोद कोटे से पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार और साहिबाबाद सीट से भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने मंत्री पद से शपथ ली। इन चारों विधायकों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे। सभी ने शपथ ली और पद की गोपनीयता की कसम खाई। आपको बता दें कि इसी के साथ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का वनवास खत्म हो गया और रालोद को सत्ता का सुख मिल गया। वहीं सुनील शर्मा को भी 2022 में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का जो रिकॉर्ड बनाया था उसका उपहार मिला है। आपको बता दें, जिस तरीके से 4 नाम आए हैं उसको जाति समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो 2 पिछड़ी ओम प्रकाश राजभर और 2 दारा सिंह चौहान और वहीं अनिल कुमार दलित कोटे से और साथ में सुनील शर्मा अगड़े यानी ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। यानी कि 4 में ही भाजपा ने जातिगत गणित भी क्लियर कर दिया। और वहीं पूर्वांचल, अगर बात क्षेत्रवाद की जाए तो पूर्वांचल से 2 और पश्चिम से 2 मंत्री बना के क्षेत्रवाद का भी समीकरण सेट किया है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली के आईटीओ पर लगे पीएम मोदी परिवार के पोस्टर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। 2024 नजदीक है और 2024 को लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में मोदी परिवार का पोस्टर वायरल हो रहा है। बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार के अंदर मोदी ऊपर तंज कसा गया, उसको लेकर दिल्ली के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने एक पोस्टर लगाया है मोदी परिवार, यानी कि 140 की जनसंख्या जो है यहाँ पर 140 करोड़ जनसंख्या मोदी परिवार है, उन पर तंज के साथ। और उसके साथ साथ बता दें पूरा भ्रष्टाचार गठबंधन का नाम भी दिया गया। लालू के बच्चे हो, सोनिया के बच्चे हो, परिवार बच्चे हो या मुलायम के बच्चे हो, फारूक के बच्चे हो, करुणानिधि के बच्चे हो, बादल के बच्चों के लिए भी ये कहा गया। यानी कहीं ना कहीं ये पोस्टर इस समय वायरल हो रहा है और जो कि जिस तरह से लगातार बीजेपी ने इस पोस्टर सिफारिश की है उस पर भी होने की तैयारी है। बता दें कि लगातार जिस तरह से कपिल मिश्रा ने कहा कि मोदी पर जो भ्रष्टाचारी लोग तंज कर सकते हैं उनका परिवार नहीं है, उन्होंने ये जताया इस पोस्टर से कि जो देश की जनता है, जो जनसंख्या है वो मोदी का परिवार है। यानी कि 140 करोड़ का जो परिवार है वो उनका परिवार है। क्योंकि मोदी बार बार अपने हर भाषण में एक ही बात कहते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो मेरा परिवार है। और जो भी योजनाएं हो या कोई भी सुविधाएं हो तो मोदी उन सभी को देते हैं। ना उसका कोई जात, ना पात, ना बिरादरी, ना कुछ, ना छोटा और ना बड़ा देखा जाता है। तो ऐसे में ये पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है। देखने वाली बात होगी आगे का 2024 चुनावों से पहले इस तरह के पोस्टर सामने आ रहे हैं। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अजय चौहान, भाई। लखनऊ की जनता मार्केट में एक ज्वेलर्स की दुकान में लगी भीषण आग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आमान। राजधानी लखनऊ के एक ज्वेलर्स की दुकान में भीषण आग लग गई। जी आपको बता दें, थाना महानगर क्षेत्र के जनता मार्केट में महताब चंद्र अग्रवाल की दुकान में लगी भीषण आग लगने से क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल, वहीं आसपास के दुकानदारों में भी बहुत दहशत महसूस हो रही थी। वहीं आपको
ये भी बताना चाहेंगे कि उस जगह पे जहाँ पे आग लगी है वो दुकान के बेसमेंट के अंदर आग लगी है और बेसमेंट के अंदर आग लगने से पूरी दुकान के अंदर बहुत ज़्यादा ही धुआं भर गया, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा पाता। वहीं आपको ये भी बता दें कि फायर ब्रिगेड कर्मी है वो फायर ब्रिगेड कर्मी ऑक्सीजन मास्क लगा के बेसमेंट के अंदर जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि एक गैस सिलेंडर रखा था, जो गैस सिलेंडर आग लगने की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बड़ी दुर्घटना को टाला, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने उसे अपनी सूझबूझ से उस सिलेंडर को बाहर निकाल लिया। फिलहाल बताया जा रहा आग लगने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मामूली से जो ज्वेलरी के बॉक्स हैं वो जल गए हैं। वहीं जो दुकान के मालिक हैं वो साफ तौर से सिलेंडर होने से इनकार कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए एफएसओ की, जो फायर स्टेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने भी किसी तरह के कोई जानी या माली नुकसान की बात नहीं बताई। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वन। पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा एक्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीएम के निर्देश पर पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। अब इसकी जिम्मेदारी डीजी राजीव कृष्णा देखेंगे। फिलहाल इस मामले में कई मास्टरमाइंड समेत सालवर गैंग के कई सदस्यों को यूपी एसटीएफ गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। आपको बताते कि बीते 16-17 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा थी। परीक्षा के दौरान ही पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया था, जिससे पूरे प्रदेश में हो हल्ला मच गया था। इस भर्ती परीक्षा में यूपी बिहार के करीब 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक होने के बाद जब बवाल हुआ तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराए जाने का आश्वासन अभ्यर्थियों को दिया। इस मामले में कार्रवाई के लिए यूपी सीएम ने एसटीएफ को लगाया। एसटीएफ ने इस मामले में कई मास्टरमाइंड समेत कई सालवर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में बिहार के भी कुछ लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन इस बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ अब इसकी अहम जिम्मेदारी राजीव कृष्णा देख रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से परीक्षा पेपर लीक मामले में लगातार एक्शन जारी है, अभी कुछ ही दिन पहले ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एआरओ परीक्षा के नियंत्रक अजय तिवारी को भी शासन ने हटा दिया था। लगातार एक्शन से एक तरफ जहां खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ भी लगातार सालवर गैंग और पेपर लीक से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां भी कर रही है। फिलहाल अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह से पेपर लीक मामले के जिम्मेदारों पर कार्रवाई बढ़ी है, यह भी कहा जा रहा है कि आगे भी और भी कार्रवाइयां हो सकती हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सीएम आवास पर ही कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। और इसमें सबसे अहम मामला यह है कि किसानों को काफ़ी राहत मिली है। 29 प्रस्तावों में जो मंजूरी मिली है उसमें अब नलकूप के लिए मुफ्त बिजली किसानों को दी जाएगी। साथ ही साथ कई पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ समेत 6 जिलों को राज्य राजधानी भी बनाया जाएगा। इससे कहीं न कहीं 6 जिलों का विकास तेज़ी से भी बढ़ेगा। यूपी कैबिनेट की जो
बैठक हुई, उसमें जो मंजूरी मिली है, इससे माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए, जहां एक तरफ किसानों को राहत देते हुए उन्हें कई सहूलियतें प्रदान की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ 6 जिलों को विकास भी तेज़ी से होगा। फिलहाल जिस तरह से यूपी कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को मोहर लगी है, देखने वाली बात होगी कि इसका कितना फ़ायदा लोगों को होता है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। 6 मार्च से देहरादून से हवाई सेवा अयोध्या के लिए रवाना होंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। को उत्तराखंड में एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जनता को देने वाले हैं। अयोध्या के लिए जो सीधी फ्लाइट है वो देहरादून से रवाना होने वाली है। 9:40 का ये समय रखा गया है। यहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में अब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और पहली जो हवाई सेवा है वहाँ उत्तराखंड से शुरू होने वाली है। तो यहाँ के जितने भी तीर्थयात्री हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात कहा जा सकता है। वहीं पहले इससे पूर्व बस सेवा और साथ साथ रेल सेवा भी शुरू की गई है ताकि जो तीर्थ यात्रा है उनकी जो यात्रा है सुगम बनाई जाए और उसी के तहत अब विमान की यात्रा भी लोगों के लिए रखी गई है जो सीधा अयोध्या जाना चाहते हैं, राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए अब ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 मार्च को देने वाले हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। देहरादून के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्यधाम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम को जाना जाने लगा है। सैन्य धाम के निर्माण के काम बहुत तेजी से यहाँ पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी लगातार प्रयास है कि सैनिक धाम का निर्माण जल्द से जल्द हो सके। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी लगातार सैन्य धाम में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो तय समय निर्धारित की गई है उसके भीतर सैन्य धाम का निर्माण होना चाहिए। लेकिन कुछ खामियों के चलते अब भी ये कहा जा सकता है कि सैन्य धाम को बढ़ने में थोड़ा और समय यहाँ पर लग सकता है। निर्माण कार्य जोरों पर है और ऐसे में अगर कोई लापरवाही होती है तो फिर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी लगातार उसका संज्ञान यहाँ पर ले रहे हैं और अधिकारियों से उन लापरवाही दोषी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, उनको निर्देशित कर रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इस सैन्य धाम का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में 5वें धाम के रूप में जाना जाएगा। जब लोग यहाँ पर आएंगे तो देश के उन 20 शहीदों के प्रति नतमस्तक होते हुए नजर आएंगे, उनसे प्रेरणा लेते हुए नजर आएंगे और देश के लिए किस प्रकार सेवा की जानी है उसके लिए प्रेरित होते हुए नजर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि सैन्य धाम जैसे ही बनकर तैयार होगा 5वें धाम के रूप में जाना जाने लगेगा, लोग यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। कैमरामैन नथुनल था, तभी कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। जौनपुर की स्वास्थ्य विभाग टीम और पुलिस टीम एक अस्पताल में पहुंची। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में कोर्ट के आदेश के बाद फर्जी अस्पताल को बंद कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम व पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन जो है स्वास्थ्य टीम और पुलिस टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। बताया जाता है कि सागंज कोतवाली क्षेत्र के नई आबादी मोहल्ले में एक फर्जी अस्पताल संचालित हो रहा था। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अस्पताल को सीज करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उक्त बिल्डिंग में अस्पताल की जगह एक हिंदूवादी कार्यालय का जो है खुला दिखाई दिया स्वास्थ्य विभाग टीम को। वही टीम जो है खाली हाथ वापस लौट आई, लेकिन जांच टीम को उक्त बिल्डिंग से स्वास्थ्य संबंधी कुछ उपकरण को बरामद किया है। वही बताया भी जा रहा है कि उक्त हॉस्पिटल के खिलाफ पिछले 1 वर्ष पहले मामला दर्ज किया गया है। वहीं लंबे समय से फर्जी अस्पताल चलाए जाने की जो है शिकायत की गई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है कोर्ट के आदेश के बाद आज अस्पताल को बंद कराने के लिए पहुंची, लेकिन हॉस्पिटल के जगह एक कार्यालय खुला दिखाई दिया। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। कौशाम्बी के काशिया नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इंतजार रिजवी। कौशाम्बी जिले के पोखराज थाना क्षेत्र के कशिया का कोहड़ा के पास तेज रफ्तार टवेरा कार ने खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर होगी, जिसमें सवार 30 साल की बच्ची समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मंझनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 3 साल की बच्ची समेत 3 लोगों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। पिपली थाना क्षेत्र के मनौरी बाजार से सोमवार शाम बारात फतेहपुर गई थी। मंगलवार की भोर में बारात वापस लौट रही थी। इसी दौरान बारात की टवेरा कार जैसे ही पोखराज थाना क्षेत्र के कशिया का कोहड़ा के पास पहुंची, वैसे ही टवेरा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में
टकरा गई। आनन फानन में घायलों को मंझनपुर स्थित जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल को प्रयागराज रेफर कर दिया है, जबकि 2 लोगों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इंतजार रिजवी, इंडिया वाइज। मैनपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पश्चिम बंगाल में महिला अत्याचार की घटनाओं को लेकर पुतला दहन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने मैनपुरी शहर के किशन किराए पर पुतला दहन कार्यक्रम किया है। पुतला दहन करने के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक ने शिवांशु पचौरी ने बताया है कि लगातार महिलाओं पर वहां अत्याचार हो रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ता कार्यालय पर बुलाकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ऐसी घटना जब प्रकाशन में आई है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत ही आज पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, मगर उससे पहले वहां जिलाधिकारी अधिकारियों से मुलाकात न होने के चलते नाराज एबीपी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया है। फिलहाल अभी धरना प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर साफ कह दिया है कि अगर अत्याचार वहां नहीं रुके, नहीं थमे तो एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कई राज्यों में उग्र आंदोलन करेगी और मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। शाहजहांपुर में एक पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसकर अपने आप को आग लगा ली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रिजवान अब्बास। जिला शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक फरियादी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, पुलिस परिसर में पेट्रोल डाल के पहले से ही आया था और ऑफिस के अंदर पहुंचते ही इसने एकदम माचिस की तीली जला दी और चैम्बर में घुसना चाहा। वहाँ पे तैनात पुलिसकर्मियों ने एकदम कंबल से इसकी आग बुझा के आनन फानन में अफरा तफरी का माहौल मच गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तुरंत इसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इनकी गाड़ियों का लेन देन का मामला है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, मुकदमा पंजीकृत भी है, लेकिन मिली सूचना के अनुसार पीड़ित का कहना है कि मेरी गाड़ियों का इनसे 2 गाड़ियां चलती थी जो कि मुझे इन्हें किराया देने से इनकार कर दिया। परेशान होकर मैंने चौकियों थानों के चक्कर लगा रहा था, मेरा कोई न्याय नहीं मिल रहा था। उसके उपरांत मैंने आत्महत्या का किया प्रयास। पुलिस अधीक्षक का यह भी कहना है कि अब इसकी टीमें लगा दी गई हैं, गठित कर दी गई, जो भी गहनता से जांच होगी उसके बाद तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से इंडिया वाइज सही रिजवान अब्बास। अमेठी में सड़क हादसे में करीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार यादव। तेज रफ्तार हमेशा हादसों का कारण बनता है। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला अमेठी के टिकरी चौराहे पर देखने को मिला, जहां पर बोलेरो और स्विफ्ट डिजायर की तेज रफ्तार होने की वजह से जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। आपको बता दें कि बोलेरो गाड़ी एक बारात से वापस जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली से एक स्विफ्ट डिजायर कार आ रही थी, जो टिकरी चौराहे पर आमने सामने टक्कर हो जाती है, जिसमें बोलेरो सवार 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्विफ्ट डिजायर कार पर 2 लोग घायल बता रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। उसके बाद मौके पर पहुंची गौरीगंज की पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई करने में जुट गई। संजय कुमार यादव, इंडिया वाइज, अमेठी। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।